नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 की स्थितियों की समीक्षा की गई है और साथ ही इनकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब शनिवार और रविवार की जगह पर सिर्फ रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगवाने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार के दिन करवाई जाएगी। वहीं मंगलवार को लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम योगी ने यह फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद हफ्ते में 6 दिन लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी। हालांकि रविवार के दिन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम योगी ने इस बाबत अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर कोरोना वायरस के बेतहाशा बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह किसी भी रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार चलाने की अनुमति ना दें। कोर्ट ने मुख्य सचिव से 30 सितंबर तक इस आदेश की अनुपालना की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही महानिबंधक को आदेश दिए कि प्रति मुख्य सचिव और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अनुपालना के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से यह आदेश शेख एलएलबी के छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए। अयोध्या में राम मंदिर के नक्शे को लेकर बुधवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 10 से ज्यादा विभाग शामिल होंगे। कमिश्नर एमपी अग्रवाल, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, ट्रस्ट के सदस्य के अलावा नजूल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अग्निशमन, सिंचाई समेत 9 ऐसे विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे जहां से रामलला के नक्शे में एनओसी प्राप्त होना है। इस दौरान नक्शा पास कराने के लिए लगने वाले शुल्क पर भी चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि बैठक में इस मंदिर का नक्शा पास हो सकता है। अब राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। उधर प्रदेश में पॉलिटेक्निकल कॉलेजों के भवन निर्माण में हुए घोटाले में बदायूं जिले के नाम भी सामने आने की खबर है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता अनिल कुमार पांडे के सगे भाई ललित कुमार पांडे को अवैध रूप से ठेका दिया गया। अब शासन ने इस मामले में जिलाधिकारी को जांच करने के आदेश दिए हैं। दरअसल तिलहर और जलालाबाद में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवन के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ को दी गई थी, जिसकी शासन द्वारा जांच करवाई गई, जिसमें पाया गया कि कार्यदायी संस्था के एई के सगे भाई को अवैध रूप से ठेका दिया गया। जांच में यह भी बताया गया कि ठेकेदार का ट्रेड टैक्स के लिए पंजीकरण भी नहीं है, जिससे कर चोरी और शासकीय धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है। नियमों के मुताबिक कार्यदायी संस्था के एई के सगे भाई को ठेका नहीं मिल सकता। अब शासन की ओर से जनपद के जिलाधिकारी को ऑडिट करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये निर्माण कार्य नए पॉलिटेक्निक का यहाँ पे चल रहा है, सहसवान में चल रहा है, हमारे जनपद में बदायूं में चल रहा है और मंडल के अन्य जिलों में भी चल रहा है। तो शासन की ओर से एक नामित विशेष सचिव प्रत्येक मंडल में भेजे गए थे। वहाँ के वो जो जितने जनपद हैं वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता को वो देखें। तो उस क्रम में हमारे यहाँ शासन से विशेष सचिव आभा गुप्ता आई थी यहाँ और आके उन्होंने इनका निरीक्षण किया था। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कुछ जो हमारे पॉलिटेक्निक सहसवान में बन रहा है वहाँ पर कुछ गुणवत्ता में कमियाँ बताई हैं और कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे उसको सही करवाने के लिए। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ से कल हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें हम एक कमेटी बना के इनकी गुणवत्ता की जांच करवाएंगे और साथ ही साथ इसमें यदि कोई कमियां कहीं पे होंगी तो उसमें मटेरियल वगैरह के में क्वालिटी में अगर कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया होगा तो उससे नियमानुसार वसूली की जाएगी। ये निर्माण कार्य नए पॉलिटेक्निक का यहाँ पे चल रहा है, सहसवान में चल रहा है, हमारे जनपद में बदायूं में चल रहा है और मंडल के अन्य जिलों में भी चल रहा है। तो शासन की ओर से एक नामित विशेष सचिव प्रत्येक मंडल में भेजे गए थे। वहाँ के वो जो जितने जनपद हैं वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता को वो देखें। तो उस क्रम में हमारे यहाँ शासन से विशेष सचिव आभा गुप्ता आई थी यहाँ और आके उन्होंने इनका निरीक्षण किया था। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कुछ जो हमारे पॉलिटेक्निक सहसवान में बन रहा है वहाँ पे कुछ गुणवत्ता में कमियाँ बताई हैं और कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे उसको सही करवाने के लिए। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ से कल हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें हम एक कमेटी बना के इनकी गुणवत्ता की जाँच करवाएंगे और साथ ही साथ इसमें यदि कोई कमियां कहीं पे होंगी तो उसमें मटेरियल वगैरह के में क्वालिटी में अगर कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया होगा तो उससे नियमानुसार वसूली की। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
विधायक विजय मिश्रा इन दिनों चित्रकूट जेल में कैद हैं और उनकी पत्नी और बेटा फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं अब विधायक विजय मिश्रा, उसकी पत्नी और बेटे के नाम जारी शस्त्र लाइसेंसों के निरस्तीकरण के लिए पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक एवं उनके परिवार के नाम पर कुल 7 शस्त्र लाइसेंस है। पुलिस के मुताबिक बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पास एक राइफल और एक पिस्टल है। विधायक की पत्नी रामलली मिश्रा, जो वर्तमान में मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं, उनके पास एक डबल बैरल बंदूक, एक रिवॉल्वर तथा एक राइफल है। वहीं विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा के पास एक रिवॉल्वर और एक राइफल है। तीनों के पास कुल 7 लाइसेंसी शस्त्र हैं। लाइसेंसी शस्त्रों के निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट भदोही को भेजी गई है। तो वहीं गाजीपुर में इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। दिलदार नगर गांव में एक फल विक्रेता की पुलिस की ओर से पिटाई के मामले में एसपी ने एक एसआई और 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के मुताबिक दिलदार नगर पुलिस को गौकशी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके दौरान उसका पैर टूट गया और उसका वाराणसी में इलाज चल रहा है। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है, क्योंकि यदि आरोपी घायल हुआ था तो पुलिस को पहले उसका इलाज करवाना चाहिए था। एएसपी ग्रामीण की प्राथमिक जांच के बाद मामले में दिलदार नगर थाने के एसआई संदीप कुमार, कांस्टेबल विनीत कुमार यादव, कांस्टेबल राजू कुमार और कांस्टेबल कुंदन कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। उधर लखीमपुर खीरी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। दरअसल जिले के गोला इलाके में एक अज्ञात मानसिक विक्षिप्त महिला की आबरू से न जाने कितने लोगों ने खिलवाड़ किया, लेकिन जब महिला गर्भवती हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे कुछ लोगों ने गोला सीएचसी में भेज दिया। महिला की हालत को देखते हुए वहां से जिला अस्पताल भेजा गया। 19 अगस्त को भर्ती हुई इस मानसिक विक्षिप्त महिला ने 24 अगस्त को एक बेटे को जन्म दिया। फिलहाल मां बेटी दोनों की स्थिति सही बताई जा रही है। उधर गोंडा में सामने आई खाकी की दादागिरी। एक दबंग इंस्पेक्टर की करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि गालीबाज दरोगा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरोगा ने बिक्री के लिए रखे अंडों को फेंक दिया। दादागिरी देखिए कि दुकानदार को भी जमकर गालियां दी। गिड़गिड़ाते युवक की दबंग दरोगा ने पिटाई भी की। तस्वीरें देखिए किस तरह से गरीबों के साथ सूबे की पुलिस पेश आई है, इसकी मात्र एक बानगी भर है। गोंडा की पुलिस सवालों के घेरे में है। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। उधर कौशाम्बी में डबल मर्डर से लोग दहल गए। पैसे के लेन देन में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले, जिसमें एक आशा कार्यकर्ता और अधेड़ की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आशा कार्यकर्ता की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अधेड़ की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। दोहरे हत्याकांड से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। मारपीट में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने एक पक्ष से 5, दूसरे पक्ष से 4 लोगों के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्ष से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। सर लोग उसको परसों बंद किया, नर्सों कहाँ पैसा लेके आ रहा हूँ, नहीं लेके आया। सिंह मोहन अपने दामाद को गुंडा लोगों को जोड़ के अपने घर में रात में इधर उधर बैठाई थी। और जब आज छोड़े हैं जितनी टाइम वहाँ थाना करारी से कल शाम को, और वो रात भर रहे, सवेरे मारने का जुट बनाए हैं। रास्ता में जा रहे थे मेरा भाई और मेरे बाबूजी, तो गाली दे के बोलसा मांग रहा, कहानी काट डाउ। अब कहीं कह नहीं चहीटे, ये घर तक चहीट के लाए, जसके चहीट के लाए तब भरे मेरी माँ को। ये सब लोग इसके 2 लड़के थे, सिमोहन के, जय सिंह ज्ञान। थाना करारी क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान और अन्य लोगों को एडमिट करा दिया गया। अभी सबकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, अन्य कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है। मुकदमा पंजीकृत करके
उधर आगरा के बाद हरदोई में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक आश्रम में रह रहे साधु, उनकी शिष्या और बेटे की निर्ममता से हत्या की गई है। इस ट्रिपल मर्डर से जिले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हरदोई के मजरा कुआमाऊ में गांव के बाहर आश्रम बनाकर रह रहे बुजुर्ग साधु, उनके शिष्या और बेटे की रात में ईंटों से पत्थरों से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। एसपी समेत 3 अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तिहरे हत्याकांड की इस वारदात को अंजाम देने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। ये तीनों का सर कुचला हुआ हालत में पाया गया। एक शार्प इंजरी हीरादास जी को भी है और फील्ड यूनिट और बाकी हमारे डॉग स्क्वाड वगैरह आके इसको वेरीफाई किए। उधर आगरा के थाना इत्मादौला क्षेत्र में सोमवार को पत्नी और बेटे के साथ परचून दुकानदार रामवीर की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें कि खुलासे की कमान एसपी सिटी ने खुद संभाली थी, जिसके बाद मंगलवार की सुबह हुए मुठभेड़ में सुभाष और वकील को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश सुभाष को 3 लाख रुपए रामवीर पर उधार थे। रुपए वापस न करने पर रामवीर, उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर शव को जला दिया गया। तो ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी सुभाष ने इस घटना को अंजाम दिया। अपना अपराध कबूल करते हुए बता दिया है कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर तीनों की हत्या की। आगरा में महज 3 लाख रुपए के लेन देन को लेकर एक पड़ोसी दोस्त ने पहले अपने दोस्त के पिता को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसकी मां की भी हत्या कर दी। ये पूरा घटनाक्रम थाना इत्मादौला क्षेत्र में हुआ। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई। पुलिस ने महज 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी फरार है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। उधर उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में 24 घंटे के भीतर 2 ट्रिपल मर्डर और कौशाम्बी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। सोमवार को आगरा के एक घर में पति पत्नी और बेटे के जले हुए शव पाए गए थे। वहीं मंगलवार को हरदोई में एक आश्रम में रह रहे बाबा, उनके शिष्या और बेटे की निर्ममता से हत्या की गई। तो कौशाम्बी में पैसे के लेन देन को लेकर 2 लोगों की हत्या की गई। अपराध की 3 अलग अलग तस्वीरें। आगरा के अपराध की तस्वीर देखिए, साथ ही हरदोई और कौशाम्बी की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा में ट्रिपल मर्डर, हरदोई में ट्रिपल मर्डर, कौशाम्बी में डबल मर्डर। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इस बात को लेकर के सवाल है कि क्या अपराध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उधर हापुड़ के मारवाड़ इंटर कॉलेज में चल रहे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और बवाल मचाया। पुलिस के बार बार समझाने और कार्रवाई की हिदायत देने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने। बाइकों से रोड पर चक्कर लगाने लगे और जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद एसपी संजीव सुमन को इस दौरान गुस्सा आ गया, हल्का बल प्रयोग उनको करना पड़ा। इसके बाद वहां पर लगे हाथ मौजूद धौलाना थानाध्यक्ष ने युवक की पिटाई की। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया पुलिस की ओर से। इसके बाद अन्य समर्थकों ने भी नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जमकर हंगामा मचाया। तो प्रतापगढ़ में दबंगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। डेटा एक्सपर्ट प्रेगर्स के मालिक ने दबंगई की और दबंगई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पूरा मामला तस्वीरों में कैद हुआ है। डेटा टावर सिविल लाइन का मालिक बताया जा रहा है आफ्ताब अहमद दर्जनों गुंडों के साथ यहां पर पहुंच गया। इस मारपीट को आकर के अंजाम दिया गया। पड़ोसी की जमकर पिटाई की गई। और अगली खबर बागपत से, जहां पर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान शिक्षिका को गलत मैसेज भेजने के आरोप में 2 शिक्षकों की शिक्षिका ने जमकर पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी किया है। ये देखिए तस्वीर, किस तरह से ये शिक्षिका आरोप लगाते हुए इन दोनों छात्रों पर टूट पड़ी। लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। ये वीडियो बागपत के एक स्कूल का है। इन छात्रों पर आरोप है कि शिक्षिका को उन्होंने अश्लील मैसेज भेज दिया, लेकिन शिक्षिका की करतूत देखिए कि किस तरह से इन दोनों छात्रों को जमकर डंडे से मारा गया है। उधर ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने भूमाफियाओं से 250 बीघा जमीन
मुक्त करवाते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए। आपको बता दें कि करीब 250 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाते हुए करोड़ों की जमीन को मुक्त करवाया। भूमाफिया पर एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से ग्रेटर नोएडा के इलाके में की गई। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के बीच आम आदमी की जेब कटने वाली है। इस बार आपकी जेब में सुराख किया गया है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में साल 2020-21 के लिए नए स्लैब पर बिजली दरों का प्रस्ताव दाखिल किया है। इस बदलाव के बाद जहां छोटे उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ बढ़ेगा, वहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम बिजली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिससे कम बिल आएगा, लेकिन नया स्लैब लागू होने के बाद इसका उल्टा होने वाला है, यानी कि कम बिजली का इस्तेमाल करने वालों की भी जेब कटना तय है। नए स्लैब में निजी शैक्षिक संस्थाओं की दरों में कमी का प्रस्ताव है, जबकि धार्मिक आयोजनों के लिए अस्थायी कनेक्शन की दर 4,750 की जगह 2,500 रुपये ही की गई है। वहीं राज्य बिजली नियामक आयोग ने कॉरपोरेशन को 3 दिन में प्रस्तावित दरों को सार्वजनिक प्रकाशन कराने के आदेश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में दबंगों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला जिम ट्रेनर को कुछ लड़के बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजश्री मिश्रा जो कि जिम ट्रेनर है ग्लोबल जिम में, उसको सिर्फ इसलिए पीटा गया इन गुंडों की ओर से क्योंकि एक महिला उसके यहाँ पर जो जिम करने आती थी, उसको राजश्री की एक बात बुरी लग गई। उसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया, जिसने अपने बाकी साथियों के साथ, जीतू नाम का ये बेटा है, अपने साथ गुंडे लेकर के पहुंचा था और यहाँ पर जमकर गुंडाई की। पहले उसने अपनी बातों से जिम ट्रेनर को बेइज्जत किया, फिर जमकर लाठी डंडों से सरेआम पीटा। वो माफी मांगती रही, लेकिन आखिरकार उस महिला के लड़के और उसके दोस्तों की ओर से, इन गुंडों की ओर से जमकर पिटाई की गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से गुंडाई हावी हो चली है। अपराधियों के, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे कहीं पर भी घुस करके किसी के भी साथ मारपीट और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उधर अयोध्या में रामलला के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए पटना महावीर मंदिर न्यास की ओर से कर्नाटक से 75 टीन यानी कि 1125 किलो गाय का देसी घी रामलला को दान किया गया। रामलला के मंदिर में अखंड ज्योति जलाने के लिए प्रतिदिन 1 किलो देसी घी की आवश्यकता होती है। अब महावीर मंदिर न्यास पटना ने 3 साल के लिए गाय का देसी घी दान में दिया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव और पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को यह देसी घी सौंपा है। ठाकुर ने अपनी व्यवस्था हनुमान जी से करा ली है। महावीरी मंदिर पटना की ओर से श्रद्धेय किशोर कुणाल जी ने ये भेंट किया है। मस्तक नमन करके भगवान के चरणों में इसको रख देंगे। हम लोगों का महावीर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ रामलला जी उनकी सेवा में हम लोगों ने महावीर मंदिर पटना की ओर से दिया है। 75 टीन है, 1125 किलो घी है, करीब 5,22,000 रुपये में हम लोगों ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से नंदिनी घी जो उनका शुद्ध गाय घी होता है वही मंगवाया है, वही हम लोगों ने राम। उधर फेसबुक को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और इसी बीच केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि फेसबुक इंडिया में कई बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के प्रति अपशब्द कहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया मैनेजमेंट ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए थे या फिर उनकी पहुंच कम कर दी थी, जबकि फेसबुक को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि फेसबुक इंडिया टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ का हाहाकार मचा हुआ है। राप्ती और घाघरा नदी उफान पर हैं। कई गांव नदी के बहाव क्षेत्र में लगातार कटान का सामना कर रहे हैं, तो कई गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण पलायन को मजबूर है। हमारे संवाददाता सुशील कुमार की एक रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के कहर से हर साल ये गांव
त्रासदी झेलता है। और आप देखेंगे कि तस्वीरें अभी भी, ये ज़रूर है कि बाढ़ का तांडव कम हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम सिवरहा जैसे तमाम ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी की वजह से अवरुद्ध हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये जो सड़क है, ये पूरा रास्ता उस गांव में जाता है, यानी उस गांव के लिए सिर्फ एक यही सड़क है, लेकिन राप्ती के पानी ने इस सड़क के आवागमन पे अपना कब्जा कर लिया और ऐसे में ये आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। और तकरीबन सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वो जो गांव वाले हैं वो पूरी तरीके से पिछले कई महीनों से वो फंसे हुए हैं इस बाढ़ की वजह से। ये ज़रूर है कि राप्ती, आमी और जो है तमाम ऐसे जो नदियां हैं वो जो है बाढ़ के वजह से इस समय स्थिति उनकी स्थिर हुई है, क्योंकि जो मानसून है वो इधर भी कम है। ऐसे में इनके जल स्तर जो है कम हुआ है, लेकिन अभी भी घाघरा का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है। यानी आमी और राप्ती का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन घाघरा का जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है। और ऐसे में इस तरह के हालात आपको नजर आएंगे कि जहां तक निगाहें जाएंगी आपको ये केवल पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में आपको ये लगेगा कि आप किसी गाँव में नहीं बल्कि किसी समुद्र में आ गए हैं। और पानी की लहरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिलोरे लेते हुए सड़कों पर आ रही हैं। ये बताओ, यहीं रहते हो आप? यहीं रहते हो? हाँ, रहते हैं। क्या नाम है आपका? सीधे खड़े हो, रुक जाओ। ये बताओ कि कितने गांव के लोग प्रभावित और कैसे आ जा रहे हो तुम लोग? नाव से नाव से आ जा रहे हो? हाँ। कोई प्रशासन का आदमी आया मदद के लिए? नहीं। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं। तो कैसे खाना पानी कैसे खाते पीते हो तुम लोग? सब जाते हैं अपना टीप से, उसके से, नैया से, नाव से लेके आते हो? तो ये परेशानी है। ये बताओ कि कितनी दिक्कत हो रही है और कब से परेशान हो ऐसे? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। कितनी परेशानी है? कैसे लोग रह रहे होंगे वहाँ? अब कैसे बताएं, हम लोग जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, कैसे किससे कहेंगे। आज पहली बार आप लोग आए हैं यहाँ पर, तो अब पूछताछ कर रहे हैं। कोई प्रशासन का आया आपकी मदद करने के लिए? कोई भी नहीं, कोई नहीं आया? नहीं। एक नाव आया था, जो ये अब ये सड़क जो है उगाड़ हुआ तो आदमी जा रहे हैं, नाव चला गया। हाँ, आपस चले जा रहे हैं। तो अभी तो पानी फिर भी सड़क पे है, बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत है। यानी इन ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये ज़रूर है कि राप्ती थोड़ी सी नरमी ज़रूर दिखा रही है और राप्ती के नरमी की वजह से जलस्तर कम हुआ है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा रास्ता पानी भरा हुआ था। अब फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, लेकिन अभी भी पूरा रास्ता कटा हुआ है और पूरी जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ऐसे में आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राप्ती और आमी का पानी भले ही कम हुआ हो, लेकिन घाघरा अभी भी कहर बरपाया हुआ है और तमाम ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो प्रधानमंत्री की ओर से फिट इंडिया अभियान की बात कही गई थी, लेकिन इसके तहत अब गांव-गांव में ओपन जिम भी खोले जा रहे हैं, जिससे व्यायाम करें और खुद को फिट रख सकें। इसी के तहत लखनऊ के भी ब्लॉक स्तर पर सभी गांव में इसका निर्माण किया जाना है। मोहनलालगंज विकास खंड के उत्तरावा गांव से आज एक फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ओपन जिम की शुरुआत की गई है। यहां पर प्रधान और बाकी जनप्रतिनिधियों के बीच ये ओपन जिम शुरू किया गया। तो चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।